द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं दिल्ली दंगे 2020 में जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए थे। पूर्व जजों की रिपोर्ट में पुलिस और सरकार और मीडिया पर जो गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर इस रिपोर्ट पर मुख्यतः तौर पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन राजधानी दिल्ली सन 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे उस वक्त हुए जब सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट का विरोध मुसलमानों द्वारा देश भर में पूर्ण रूप से किया जा रहा था। ये विरोध सिर्फ राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि देश और दुनिया के कई अलग मुल्कों में देखने को मिला। नागरिकता संशोधन अधिनियम से मुसलमानों को ये खतरा हो रहा था कि उनकी नागरिकता पूरी तरह से खतरे में पड़ गई है। नागरिकता को खतरे होने को लेकर जो कुछ टीवी पर डिबेट्स चल रही थी या लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के फ़ायदे बताए जा रहे थे, उसको लेकर मुसलमान पूरी तरह से खतरे में आ चुका था और सोच में पड़ चुका था कि आखिर यह सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग जामिया ओखला से प्रदर्शन शुरू हुए और छात्रों द्वारा ये कहा गया, तमाम जो देश के लोग थे उनके द्वारा कहा गया कि ये नागरिकता संशोधन कानून पूरी तरह से गैर कानूनी है और एक समुदाय विशेष के खिलाफ पूरी तरह से गलत है। इस नागरिकता संशोधन कानून में उन मुसलमानों की नागरिकता चली जाती जिनके पास 1984 से पहले के या फिर 70 से पहले के जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या फिर वो लोग जो कि पहले इस टाइम से पहले या फिर इस टाइम के बाद भारत में मुसलमान आए हैं, चाहे वो पाकिस्तान या म्यांमार या दूसरे मुल्क से आए हों। उन लोगों के पास अगर दस्तावेज़ नहीं है तो वो लोग इस मुल्क में अब नहीं रहेंगे, उनकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया, राजधानी दिल्ली और देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन शुरू हुए जिसमें मुख्य तौर पर महिलाओं की भूमिका रही, महिलाएं शामिल रहीं। दिल्ली के शाहीन बाग से इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि उसको इंटरनेशनल लेवल पर देखा गया और हर रोज़ उसकी अपडेट ली जाती रही। शाहीन बाग से हज़ारों शाहीन बाग बने और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि मुल्क बाहर बैरूनी मुल्कों में भी कई शाहीन बाग देखने को मिले। आखिर क्या था इस दंगों के पीछे और क्यों इसको नागरिकता संशोधन कानून इसकी वजह बताई जा रही है। जब ये विरोध लगातार दिल्ली की सड़कों पर किया जा रहा था, उसके बाद 23 फरवरी जाफराबाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर जाफराबाद मौजपुर में प्रदर्शन को लेकर कुछ हिंसक भीड़ सड़कों पर उतर गई, इस बात को लेकर कि जो मुसलमान सड़कों पर उतरकर मुस्लिम महिलाएं या पुरुष CAA NRC का विरोध कर रहे हैं, सड़कें जाम की हुई हैं, वो गैर कानूनी हैं। उनके साथ कई हिंदू संगठन भी मौजूद थे और सड़क पर उतरकर उन्होंने हटाने की कोशिश की। पुलिस ने मध्यस्थता दिखाते हुए दोनों ही लोगों को खदेड़ा, लेकिन इस दौरान पूरी तरह से हिंसा भड़क उठी। दोनों ही समुदाय आमने सामने हो गए और प्रारंभ में दोनों ही जो समुदाय थे वो एक दूसरे पर पथराव वगैरह करने लगे। इस दंगे में जो कि 2000 फ़ोन कट गया, किसका था? भाई नुमान कर रहे होंगे। CAA NRC का विरोध जो मुसलमान कर रहे थे, उनके सामने तमाम हिंदू संगठन सड़कों पर जाम लगने को लेकर दिल्ली के जाफराबाद सीलमपुर में उतर आए। उसके बाद वहाँ पूरी तरह से हिंसा 23 फरवरी की शाम होते होते भड़क गई। वहाँ कई राजधानी दिल्ली में भड़काऊ भाषण दिए गए उस वक्त, उससे क्योंकि जब सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया था 11 दिसंबर में, उसके बाद दिल्ली में राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई थी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से लगातार मीडिया से ये पूछा जाता रहा, मीडिया द्वारा, कि आखिर CAA NRC पर आपका स्टैंड क्या है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई भी बात कहने से या फिर उनके तमाम प्रवक्ता लगातार बचते रहे। नतीजा जब सामने आए तो बहुत चौंकाने वाले थे। एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत बड़े आंकड़े के साथ बनी और फिर जो कुछ हुआ, चाहे वो कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान हो या फिर तमाम उन नेताओं के जो लगातार भड़काऊ भाषण नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार दे रहे थे। इन दंगों की मुख्य वजह, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये उग्र प्रदर्शन जो कि बाद में हो गया था वो बने। इस दंगे में जो कि पूरे 6 दिन लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली में चला, हेट स्पीच, प्रोवोकेशन, कॉन्फ्रेंटेशन, मास मोबिलाइजेशन और रिलीजियस नेशनलिज्म, वो तमाम चीज़ें
मुद्दा बनी। दंगे में मारपीट, आगजनी, पत्थरबाजी, गोलीबारी वो सब कुछ हुआ जिसकी उपेक्षा राजधानी में, भारत की राजधानी में नहीं की जानी चाहिए थी। संसद से मात्र 5-7 किलोमीटर दूर नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद राजधानी दिल्ली में लोगों को मारा गया, घरों को फूंका गया, मकानों को जलाया गया, धार्मिक स्थलों में आग लगाई गई और तो और लोगों को मार मार कर नालों में फेंका गया। इस पूरे दंगे में अगर मैं आपको बताऊं तो कुल 53 लोगों की मौत की पुष्टि हो पाई, जिसमें 40 मुसलमान थे और 13 हिंदू धर्म के थे। कुल मिलाकर 750 एफआईआर दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज की गई। 22,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए और मरने वालों की ज़्यादातर तादाद वजह गोलीबारी थी, ना कि पत्थरबाजी थी। इन दंगों में पूरी दिल्ली के इन दंगों ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। राजधानी जैसे शहर में लगातार 6 दिनों तक दंगे चलते रहे और सरकार की ओर से कोई भी बयान, कोई भी मध्यस्थता की चीज़ें या फिर कानून व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजामात नहीं किए गए। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं क्या कुछ हुआ है इन दंगों में, 24 फरवरी 2020 को जाफराबाद मौजपुर में हिंसक झड़पें जब हुई थी, जब एक पुलिस अधिकारी और एक प्रदर्शनकारी मारे गए। सीए समर्थक प्रदर्शनकारी और सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने परस्पर एक दूसरे पर पथराव किया, घरों और वाहनों को, दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, खदेड़ने की कोशिश की। दंगे की शुरुआत उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, भजनपुरा, मौजपुर से हुई। भारत के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ महिलाओं द्वारा बैठकर जो कुछ विरोध सत्तारूढ़ देश में किया जा रहा था, उसको बाद हुई। सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस से सड़कों को खाली कराने का आह्वान किया, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों की मदद से खुद ऐसा करने की धमकी दी कि अगर इन तमाम प्रदर्शनकारियों को, जो कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे थे, अगर उनको नहीं हटाया गया तो वे स्वयं खुद इसमें संज्ञान लेंगे। जब बयान दिल्ली में कपिल मिश्रा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में खड़े होकर दे रहे थे, उस वक्त खुद उनके साथ डीसीपी नॉर्थ ईस्ट मौजूद थे, जिन्होंने खुले तौर पर अल्टीमेटम दिया कि इतने वक्त में अगर नहीं हटाया गया तो जो है वो पूरा मामला जो है बिगड़ जाएगा और वो खुद इस मामले में सामने आ जाएंगे। अल्टीमेटम देना ही था और शाम होते होते पूरी तरह से हिंसा जो है वो भड़क उठी। ज़्यादातर मौतों का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंदूक की गोलियों से ज़्यादातर मौतें हुई, इतने लोगों की जान गई, लेकिन निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होता रहा। एक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जाता रहा। लेकिन ऐसा क्या आया है इन 4 पूर्व जजों और भारत के एक पूर्व गृह सचिव ने साल 20,000 दंगों की रिपोर्ट में कि वो चौंकाने वाले जो नतीजे हैं, वो रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। इस रिपोर्ट को जो सांप्रदायिकता के ऊपर जो जारी की गई है, दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार, मीडिया संस्थान, मीडिया की भूमिका पर कई सख्त टिप्पणियां पूरे तौर से की गई हैं। फरवरी 20 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 53 लोग मारे गए, 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। 22,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दंगों में कई दुकान, मकान, धार्मिक स्थल, शिक्षा संस्थान, स्कूल वगैरह को, पेट्रोल पंपों में आग लगाई गई, आगजनी की गई, पत्थरबाजियां की गई और सब कुछ तबाह कर दिया गया। इस रिपोर्ट को लेकर आई प्रतिक्रियाओं में कहा गया है, पहले ही ये कह दिया गया है कि इससे मौजूदा सरकार की ओर से कोई तवज्जो मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट तय करती है कि नाइंसाफ़ी को दस्तावेज़ों में दर्ज किया गया है और उसे भुलाया नहीं जा सकता है। यानी साफ तौर पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कुछ नाइंसाफ़ी की गई है एक समुदाय के ख़िलाफ़, उसको भुलाया नहीं जा सकता है, या जो कुछ इस दंगों में हुआ है उसको इतिहास के पन्नों में छुपाया नहीं जा सकता है। दिल्ली दंगों पर कमेटी का गठन किया गया था। केंद्र राज्य सरकारों में काम कर चुके पूर्व नौकरशाहों के एक समूह कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट ग्रुप सीसीजी ने अक्टूबर 20 में इन दंगों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए पूर्व जजों और नौकरशाहों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में अपनी रिपोर्ट सीसीजी को कब सौंपी, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन यह रिपोर्ट अक्टूबर में सार्वजनिक 7 अक्टूबर 2022 को सार्वजनिक कर दी गई थी। बहुत कीमती ये रिपोर्ट इसलिए हो जाती है कि आखिर किस तरह के क्या कुछ इन दंगों में हुआ, कौन किसकी क्या भूमिका थी, इन पर सवाल खड़े होते हैं।
कमेटी में सदस्य 4 पूर्व जज, जस्टिस मदन लोकुर, रिटायर्ड एपी शाह, जस्टिस एपी शाह, जस्टिस RS सोडी और जस्टिस अंजना प्रकाश और GK पिल्लई पूर्व गृह केंद्रीय सचिव सदस्य थे। रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या आया जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था और किन लोगों पर आरोप लग रहे थे? पूर्व जजों की इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट का नाम अनकर्टेन जस्टिस अ सिटीजन्स कमेटी रिपोर्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायलेंस 2020 रखा था। इस रिपोर्ट का नाम है। 171 पन्नों की ये रिपोर्ट है। पहले हिस्से में इस बात की जांच की गई कि दंगों से पहले किस तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, माहौल को बनाया गया, दंगों के दौरान क्या हुआ और पुलिस और सरकार का रोल आखिर क्या रहा, दिल्ली पुलिस की भूमिका क्या रही और सरकारों की भूमिका क्या रही। दूसरे हिस्से में मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका की जांच की गई, कैसे उन्होंने दंगों से ठीक पहले और उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार पूरे माहौल को बिगाड़ा, दूषित किया, जिससे माहौल लगातार बिगड़ता रहा। तीसरे हिस्से में दिल्ली पुलिस की जांच को कानूनी नज़रिए से परखा गया है और ख़ासकर UAPA कानून जो धारा है उसको किस तरह से लोगों पर जबरन लगाया गया है, उस पर गहन अध्ययन किया गया है। कमेटी ने इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी UCG से की हैं। ईमानदार तरीके से पूरी तरह से इस रिपोर्ट को, दस्तावेज़ों को पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 4 पूर्व जजों और एक केंद्रीय गृह सचिव की इस रिपोर्ट को मौजूदा सरकार की ओर से कोई तवज्जो नहीं मिलने वाली है, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन भविष्य में इतिहासकार और शोधकर्ता इस रिपोर्ट को दिल्ली में 2020 में सचमुच में क्या हुआ था इसके लिए एक ईमानदार दस्तावेज़ के तौर पर रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे। यानी इतिहास के पन्नों में इस रिपोर्ट को सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा। संजय हेगड़े आगे कहते हैं, सत्ता के खिलाफ व्यक्ति का संघर्ष भूल जाने के खिलाफ याद रखने का संघर्ष जैसा होता है और यह रिपोर्ट इस बात को सुनिश्चित करती है कि नाइंसाफ़ी को दस्तावेज़ों में दर्ज किया गया है, जुल्म को दर्ज किया गया है, उसे भुलाया नहीं गया है और ना ही इतिहास के पन्नों में उसको भुलाया जाएगा। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या पाया? दिल्ली में दिसंबर में पारित हुए नागरिकता संशोधन कानून के कारण मुसलमानों को इस बात का खौफ हो गया था कि CNRC के ज़रिए उनकी नागरिकता को खतरा हो सकता है। 2019 और जनवरी 20 में माहौल को ख़राब करने और ख़ासकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश की गई थी। दिसंबर 19 में देश के कई इलाकों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रदर्शन शाहीन बाग और उत्तर पूर्वी दिल्ली समेत अलग अलग जगहों पर प्रमुख केंद्र बन गए थे। इस बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। बीजेपी ने CAA के विरोध में प्रदर्शनों को अपने चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा बनाया और इन प्रदर्शनों को राष्ट्र विरोधी और हिंसक करार दिया। अलग अलग तरह के भाषण दिए गए जिसमें अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, बीजेपी के तमाम नेता शामिल थे, जिसमें देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश 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 सब कुछ, और मुसलमानों को लेकर अल्टीमेटम दिया गया। इन प्रदर्शन स्थलों को ख़त्म करने को अल्टीमेटम दिया गया। बनाए जा रहे इस माहौल को, जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ था, उसमें TV चैनल और जो सोशल मीडिया संस्थान हैं उनकी भी अहम भूमिका रही इनको फैलाने में, इस पूरे मामले को करने में। मीडिया की भूमिका पर कमेटी ने दिसंबर 19 से लेकर फरवरी 20 तक भारत के 6 प्रमुख चैनलों के प्राइम टाइम शो को 500 से भी ज़्यादा घंटे के फुटेज का अध्ययन किया। यानी 500 से ज़्यादा घंटे के वीडियोस को देखा गया और उसके बाद अध्ययन किया गया। इन 6 चैनलों में अंग्रेज़ी के 2 रिपब्लिक और टाइम्स नाउ और हिंदी के 4 आज तक, जी न्यूज़, इंडिया TV, रिपब्लिक भारत चैनल शामिल है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया के विश्लेषण से पता चलता है कि CAA संबंधित रिपोर्टों को न्यूज़ चैनलों ने मुसलमान और हिंदू के मुद्दे की तरह लड़ाकर पेश किया। मुसलमानों को हमेशा पूर्वाग्रह के साथ दिखाया गया, मुसलमानों के प्रति भावनाओं को भड़काया गया। चैनलों ने CAA विरोध प्रदर्शनों को हमेशा बदनाम किया, आधारहीन साजिश को हवा दी और उन विरोध प्रदर्शनों को जबरन ख़त्म कराने के लिए लोगों को उकसाया और मांग की। कमेटी का दावा है, नफ़रत ने इस तरह का माहौल बनाने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें समाज के एक बड़े हिस्से को मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा के लिए उकसाया जा सके। और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर पहले तमाम पूर्व जस्टिस, माफ़ कीजिएगा, जो दिल्ली के चीफ जस्टिस थे S मुरलीधर और तमाम जो जजेस थे, वो लगातार भूमिका पर सवाल खड़े करते रहे। लेकिन इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की भूमिका क्या थी वो भी सुन लीजिए।
रिपोर्ट के अनुसार 23 फरवरी के दिन और उससे भी पहले राजनेताओं के ज़रिए हेट स्पीच दिए जाने के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के मामले में दिल्ली पुलिस बुरी तरह नाकाम रही। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस तरह के कोई दस्तावेज़ मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने भीड़ की मदद की और कई जगह मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमलों में ख़ुद दिल्ली पुलिस शामिल हुई, जिसमें जो तमाम वायरल वीडियोज़ हैं उसमें देखा गया था दिल्ली पुलिस मुसलमानों के जो सामने एक दूसरा समुदाय लड़ रहा है पत्थरबाजी करते, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए, और जो तमाम तस्वीरें थीं वो कैमरों में कैद की गई थी, वायरल की गई थी। कमेटी ने इन दंगों में दिल्ली पुलिस की भूमिका की जाँच के लिए कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र कमेटी बनाए जाने की सिफारिश की है। सिर्फ दिल्ली पुलिस के जो भूमिका है, जांच की जो भूमिका है, उसके ख़िलाफ़ एक कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए स्वतंत्र रूप से जो जांच कर सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका, क्योंकि दिल्ली राजधानी है देश की और राजधानी की जिम्मेदारी केंद्र के हाथों है, और उसमें के गृह मंत्रालय की क्या भूमिका इन 6 दिन के दंगों में रही। आगजनी, गोलीबारी, आंसू गैस, पत्थरबाजी, तमाम वो कुछ हुआ जिसकी उपेक्षा राजधानी में नहीं की जा सकती थी। रिपोर्ट में लिखा गया, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पैरामिलिट्री बल पर नियंत्रण होने के बावजूद गृह मंत्रालय सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने में पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से नाकाम रहा, और पुलिस और सरकार के उच्च अधिकारियों ने 24-25 फरवरी को बार बार यह विश्वास दिलाया कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसके बावजूद ज़मीन पर हिंसा लगातार 6 दिनों तक होती रही। 24-25 फरवरी को लगातार ये कहा जाता रहा, दिल्ली पुलिस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर द्वारा बार बार ये बात कही जाती रही कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, सामान्य है, लेकिन ज़मीन पर हकीकत कुछ और थी। दंगे लगातार जारी थे, मस्जिदों में आग लगाई जा रही थी, कहीं दरगाहों को तो कहीं पेट्रोल पंपों में आग लगाई जा रही थी। लोगों को मार मार कर उनके जनांगों के बीच के जो तमाम चीज़ें हैं उनको देखकर उनको मारा जा रहा था, काटा जा रहा था और नालों में बहाया जा रहा था। केजरीवाल सरकार पर भी इस रिपोर्ट में बहुत बड़े आरोप लगे हैं। आखिर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार, जो कि CAA NRC पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई थी, उनकी जो भूमिका थी उस पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया, आम आदमी पार्टी सरकार ने इस दौरान दोनों समुदायों के बीच मध्यस्थता की कोई कोशिश नहीं की। हालांकि 23 फरवरी से पहले ही हालात खतरनाक होने के साफ संकेत मिल रहे थे। वजह यही थी, कपिल मिश्रा या फिर अनुराग ठाकुर जो बयान थे या फिर जो तमाम हेट स्पीचेस आ रही थी, उनको लेकर ये माना जा रहा था कि देश में माहौल ख़राब हो सकता है, क्योंकि देश के लगभग हर ज़िले में CAA NRC को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे थे। रिपोर्ट कहती है कि हिंसा के कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारी बहुमत के साथ जीत कर आए थे, लेकिन दंगों के दौरान वो अप्रभावी और असहाय से दिखे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दंगा पीड़ित प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के मामले में भी, मुआवजा वगैरह देने के मामले में भी सरकार की सख्त टिप्पणी की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दंगा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के मामले में भी केजरीवाल सरकार पर सख्त आरोप लगाए और टिप्पणी की। आम आदमी पार्टी या केजरीवाल सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट पर नहीं दी गई है। पार्टी का पक्ष जानने के लिए तमाम प्रवक्ताओं से सवाल किया गया, संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आया। यह रिपोर्ट BBC लंदन द्वारा छापी गई है। दिल्ली पुलिस और दंगों की जांच पर भी गंभीर सवाल हमेशा ही 2020 के दंगों पर खड़े होते रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग थानों में इन दंगों से जुड़े तकरीबन 750 केस दर्ज किए गए थे। पुलिस ने 1700 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि 2200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। कमेटी का कहना है, दिल्ली पुलिस ने उन लोगों की कोई जांच नहीं की जिन्होंने दंगे से पहले हेट स्पीच दी थी और लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था। याद हो आपको वो दिन जिस दिन जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफ़र आंध्र प्रदेश, या माफ़ कीजिएगा दूसरे प्रदेश में किया गया, जब उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच पर और दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पर और हेट स्पीच देने वाले उन तमाम नेताओं की वीडियोस पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। लेकिन रातों रात जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफ़र कर दिया गया।
किया। कमेटी ने यूपीए के तहत दर्ज किए गए मामलों को आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज किए गए मामलों का अलग अलग अध्ययन किया है। यानी दिल्ली पुलिस ने यूएपीए धारा हो या फिर तमाम जो आईपीसी के सेक्शंस हैं उनका गलत इस्तेमाल लोगों पर किया है। प्रदर्शन करने वालों पर यूएपीए लगाई गई, जिसमें खालिद सैफी, उमर खालिद और इशरत जहां कई ऐसे नाम हैं जिनको दंगाई बताया गया, लेकिन वो बारी बारी कई लोग अब तक बरी हो चुके हैं और कई लोग अभी भी सालों से यूएपीए के तहत दिल्ली की जेलों में बंद हैं। दिल्ली पुलिस ने अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की उसमें दंगों के लिए एक सुनियोजित साजिश का जिक्र किया था, लेकिन कमेटी का कहना है पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं वो सब बाद में दिए गए बयानों पर आधारित हैं। उसमें कई विरोधाभास और अनियमितताएं हैं। कमेटी के अनुसार कानून के नज़रिए से देखा जाए तो उन पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। कमेटी का कहना है दिल्ली पुलिस का यह आरोप है बहुत ही हास्यास्पद है कि सीएए का विरोध करने वालों ने दंगों के लिए साजिश रची। यानी कोई जो प्रदर्शन अपने हकों के लिए कर रहा है या जिस नागरिकता संशोधन कानून से डर है, अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस का कहना है जो दंगा हुआ है वो इन्हीं लोगों ने साजिश किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों और सीएए का विरोध करने वालों को ही हुआ है। इस रिपोर्ट में निष्पक्ष तौर से ये लिखा गया है अगर मुसलमानों ने ये साजिश रची थी कि वो दंगा पहुंचाएं दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, तो आखिर क्यों सबसे ज़्यादा नुकसान भी चाहे वो जानी हो या फिर माली हो उन्हीं को ही हुआ है। कमेटी मानती है पुलिस ने जानबूझकर कुछ लोगों को निशाना बनाते हुए उन पर यूएपीए की धारा लगाई है, जबकि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कोई आतंकवादी गतिविधि थी जिससे देश की अखंडता और सार्वभौमिकता पर कोई खतरा बनता। कमेटी ने यूएपीए कानून की समग्र समीक्षा की भी सिफारिश की है। कमेटी ने दिल्ली दंगों की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच आयोग के गठन की सिफारिश की है और यह भी कहा है कि जांच आयोग का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो दंगा पीड़ित लोगों के विश्वास मत में हो, विश्वास रखता हो और इस लायक हो कि वो ईमानदारीता से निष्पक्ष तौर पर इस जो रिपोर्ट है उसको जांच जो है स्वतंत्र जांच उसकी वो कर सके। अदालत ने भी दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं, चाहे उसमें जस्टिस एस मुरलीधर हो, अतिरिक्त न्यायाधीश विनोद यादव हो या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग हों। कई बार दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है सुनवाई के दौरान और एक मरतबा तो जस्टिस विनोद यादव ने एक मामले में सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। दिल्ली पुलिस का कहना है लेकिन कि प्रवक्ता सुमन नालवा ने कहा यह मामला अदालत के समक्ष है, इसलिए वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगी। लेकिन इससे पहले जब कभी भी दिल्ली दंगों में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे हैं, दिल्ली पुलिस ने तमाम आरोपों को खारिज किया है। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है वीडियो एनालिटिक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों की मदद से इन मामलों की जांच की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में बार बार दिल्ली पुलिस के काम की सराहना दिल्ली के दंगों की करते रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 11 मार्च 20 को संसद में दिल्ली के दंगों को एक बड़ी सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताते हुए दिल्ली पुलिस के बारे में कहा था। उन्होंने सराहनीय काम करते हुए दंगों को 36 घंटे के भीतर काबू में कर लिया, लेकिन असल बात ज़मीन पे 6 दिनों तक दंगा चलता रहा। संसद में दिया गया भाषण भी उसी तरह का जुमला था जो कि 15 लाख रुपए वाला जुमला देश की जनता के सामने साबित हुआ है। दिल्ली दंगों पर पहले भी कई रिपोर्ट आई हैं। इससे पहले दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील एम.आर. शमशाद कमेटी के चेयरमैन थे, जबकि गुरमिंदर सिंह मथारू, तहमीमा अरोड़ा, तनवीर काजी, प्रोफेसर हसीना, हाशिया अबू बकर सब्बाक, सलीम बेग, देविका प्रसाद और अतिथि दत्ता कमेटी के और कई अन्य वरिष्ठ वक्ता जो है वो सदस्य थे। इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था दिल्ली पुलिस की भूमिका बहुत ख़राब थी। दंगाइयों का साथ एक विशेष समुदाय के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने दिया है। उन्होंने भी हाई कोर्ट में किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन की सिफारिश की थी। Delhi Rights 2020, a report from Ground Zero, the Shaheen Bagh model in North East Delhi, from धरना to दंगा। मार्च 20 में बुद्धिजीवी और शिक्षाविदों के एक समूह GAIA ने 48 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की थी। इस समूह ने सुप्रीम कोर्ट की वकील मोनिका अरोड़ा भी थी। इस रिपोर्ट में दिल्ली दंगों के लिए अर्बन नक्सल जिहादी नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया था। कॉल फॉर जस्टिस तमाम चीज़ें थीं। 70 पन्नों की वो रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में मुलव्विज़ है और दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से देखी गई, लेकिन कोई भी ठोस कदम
मौके पर जब दंगा चल रहा था नहीं उठा पाई, बल्कि दंगाइयों का कई जगहों पर साथ दिया गया, जबकि दिल्ली पुलिस लगातार इस बात को नकारती रही है। 70 पन्नों की इस रिपोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस अंबादास के नेतृत्व वाली एक 6 सदस्य कमेटी तैयार किया था। कमेटी ने इस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी थी। जीआई और सीएफजे दोनों रिपोर्टों में कहा गया, राष्ट्र विरोधी चरमपंथी इस्लामिक समूह और अन्य अतिवादी समूहों ने मिलकर एक साजिश रची और एक पूर्व नियोजित और संगठित तरीके से हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर हमला किया। कई रिपोर्टें हुई, उनमें ये दावा किया गया कि मुसलमानों ने सुनियोजित तरीके से साजिश रचकर ये दिल्ली के दंगे को हिंदुओं पर चढ़ावा किया। तमाम अलग अलग तरह की बातें की गईं, जबकि 40 मुसलमानों की मौत हुई जिसमें और 13 हिंदुओं की भी मौत हुई इस दंगे में। लोग तो इंसानों का ही नुकसान हुआ, चाहे वो जानी हो माली हो। लाशें बरामद कई दिनों तक लगातार नालों से नॉर्थ ईस्ट के होती रहीं, लेकिन सवाल यही है जिस तरह से निष्पक्ष तौर पर ये रिपोर्ट सामने आई है, क्या आगे भी स्वतंत्र जांच इसी तरह से इन दंगों पर होगी और जो तमाम दोषी हैं उनको सज़ा मिल पाएगी। भूमिका पर चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका हो या फिर दिल्ली पुलिस की भूमिका हो, दिल्ली सरकार की भूमिका हो और मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका पर क्या अध्ययन जो किया गया है उसको आगे भी देखते हुए कार्यवाही की जाएगी। अदालतें कुछ फैसला सुनाएंगी, उन पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा या नहीं अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसमें 2200 से ज़्यादा गिरफ्तार हुए हों, 200 लोग घायल हुए हों, 53 मौतें हुई हों और लाखों करोड़ों खरबों का नुकसान वो इन दंगों में हुआ हो। लेकिन सवाल यही है, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से असहाय नज़र आई। दंगा होता रहा, सरकार के कुछ मुस्लिम विधायक एलजी गवर्नर हाउस पर गए 2-3 दिनों के बाद और वहाँ हल्ला किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। दंगा होता रहा, मस्जिदें जलती रहीं, दरगाहें जलती रहीं, पेट्रोल पंपों में आग लगा दी गई, लोगों को मारकर काटा जाता रहा। एक आईबी का ऑफिसर की भी इस पूरे मामले में जो है वो मौत हुई थी, उसका भी जो मुख्य आरोपी है उस पर भी आरोप तय किए जा चुके हैं। वहीं चाहे ताहिर हुसैन की बात हो, उन पर भी दंगा भड़काना, दंगे में हिंसा में शामिल होना, तमाम आरोप तय किए जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, जो लोग अभी भी यूएपीए के तहत जो कि प्रदर्शनों में अलग अलग स्तरों पर शामिल थे ना कि दंगों में, क्या उनकी रिहाई हो पाएगी? उन लोगों को कब बरी किया जाएगा? कई लोग पहले ही रिहा किए जा चुके हैं। सवाल कि दिल्ली की सरकार हो या केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, सबका एक ही रवैया रहा और वो मुसलमानों के प्रति जो है वो खिलाफ ही रहा। इस पूरी रिपोर्ट में यही पूरे तौर पर निकलकर सामने आया है। कट्टर ईमानदार सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार, क्या फ़ायदा आने वाले चुनावों में नुकसान इसका उठा पाएगी या फ़ायदा उठा पाएगी, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। हाल ही में जो उपचुनाव दिल्ली नगर निगम का सीलमपुर में हुआ था, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का वोट था, तो वहाँ पर खासा नाराज़गी मुसलमानों की इन दंगों के बाद दिल्ली सरकार से रही है, चाहे वो भाजपा सरकार से तो लगातार उनकी रही है। और इस रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ बताने के लिए इसलिए भी नहीं था क्योंकि उस वक्त मौजूदा दिनों में जब दंगा चल रहा था, जो तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही थीं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा भयावह थी। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, मोहम्मद रबानी देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़। थैंक यू फॉर नाउ।